हेलो, मैं पंकज सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज डी। आज का हमारा टॉपिक है जॉन लॉक। जॉन लॉक को रक्तहीन क्रांति का दार्शनिक, उदारवाद और सीमित शासन का पोषक कहा जाता है। जॉन लॉक का जन्म 1632 ईस्वी में ब्रिटेन के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। लॉक के विचारों पर प्रभाव। जॉन लॉक एक उदारवादी विचारक था। अन्य विचारकों की तरह उसके चिंतन को भी उसकी परिस्थितियों ने प्रभावित किया। उन्हीं परिस्थितियों से प्रभावित होकर वह उदारवादी बना। उसके परिवार के उदारवादी और प्यूरिटनवादी वातावरण तथा उसके उदारवादी मित्रों ने उसके चिंतन को प्रभावित किया। पार्लियामेंट और राजा के बीच चलने वाले संघर्ष तथा ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति ने भी उसको प्रभावित किया। पार्लियामेंट और राजा के बीच सत्ता के नाम पर चल रहे गृह युद्ध में सत्ता के पक्षधरों की विजय हुई। इसके फलस्वरूप क्रामवेल की अध्यक्षता में ब्रिटेन में गणतंत्र की स्थापना की गई। दोस्तों, गणतंत्र किसे कहते हैं ये पता है ना आपको? गणतंत्र का मतलब होता है जिस देश का राज्य प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है उसे हम गणतंत्र कहते हैं। और गणतंत्र के विपरीत होता है राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब होता है जिस देश का राज्य प्रमुख वंशानुगत होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना नहीं जाता, उसे हम राजतंत्र कहते हैं। अगला, 1658 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात ब्रिटेन में राजतंत्र की स्थापना हुई तथा चार्ल्स द्वितीय सम्राट बना। इन सबका जॉन लॉक के उदारवादी और सीमित शासन का समर्थक होने में महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। जॉन लॉक के राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचारों को निम्न बिंदुओं में समाहित किया जा सकता है। जॉन लॉक के अनुसार मानव स्वभाव कैसा था? लॉक ने हॉब्स के विपरीत मानव स्वभाव का वर्णन किया। उसकी दृष्टि में मानव मूलतः अच्छा, शांतिपूर्ण, सामाजिक होता है। लॉक ने यह विश्वास उत्पन्न होने का कारण उसमें सहृदयता और सहानुभूति के स्वाभाविक गुण का होना था। वस्तुतः पिता का स्नेह, मित्रों की सहानुभूति और लॉर्ड एशले की कृपा प्राप्त करने के कारण उसमें यह विश्वास उत्पन्न होना स्वाभाविक था कि मनुष्य में दया, प्रेम, सहानुभूति आदि स्वाभाविक गुण पाए जाते हैं। राज्य पद पर काम करते समय और एशले के पतन के बाद निर्वाचित जीवन व्यतीत करते समय उसे मानव स्वभाव की विकृतियों के कटु अनुभव हुए, लेकिन उसकी मूल धारणा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा होता है। लॉक की इस धारणा को तत्कालीन यूरोप पर व्याप्त नवीन बौद्धिक वातावरण ने पुष्ट किया। फ्रांस और हॉलैंड की राजनीति और धार्मिक कट्टरता का स्थान सहिष्णुता ने ले लिया तथा मानव को दुष्ट और स्वार्थी न समझा जाकर अच्छा माना जाने लगा था। 1688 ईस्वी की रक्तहीन क्रांति ने लॉक की मानव संबंधी धारणा को बल प्रदान किया। उसने देखा कि ब्रिटेन के निवासियों ने बिना किसी रक्तपात किए एक राजा को उसकी अयोग्यता के कारण राज सिंहासन से हटाकर दूसरे राजा विलियम को उस पर इस आशा से आसीन किया कि वह राज्यों के कार्यों को कुशलतापूर्वक करेगा तथा उनकी अधिकार संबंधी मांगों को पूरा करेगा। इस घटना ने लॉक की इस धारणा को सत्य सिद्ध कर दिया कि मानव स्वभाव में अनेक गुण होते हैं। उसे इस बात का पूर्ण विश्वास हो गया कि मनुष्य स्वार्थी और अविवेकी नहीं होता, उसमें सामाजिकता का गुण होता है तथा उसको नियंत्रण में रखने के लिए बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। रक्तहीन क्रांति से लॉक ने जो निष्कर्ष निकाला उसको जोन्स ने निम्नलिखित शब्दों में कहा। यह घटना इस बात की साक्षी है कि मनुष्य काफ़ी विवेकी होते हैं और वे समझते हैं कि उसका सर्वोत्तम हित इसी बात में है कि वे पारस्परिक सहयोग तथा शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। उसकी इस धारणा पर आधारित है कि मनुष्य किस प्रकार के होते हैं। लॉक ने भी हॉब्स की तरह मानव स्वभाव पर अपने विचारों का विश्लेषण क्रमबद्ध रूप से नहीं किया। शासन पर 2 निबंध अपनी पुस्तक में लॉक ने कुछ विचार दिए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है विवेक।
लोग कहते हैं कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है, उसमें सर्वप्रधान गुण विवेक है, इसलिए वह सभी नियमों को स्वीकार करता है, उसके अनुसार आचरण करने का प्रयत्न करता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य में पारस्परिक सहयोग, सामाजिकता के गुण होते हैं। प्रेम, दया, शांति, सज्जनता, एकता, नैतिकता में विश्वास रखता है। मानव समानता। लॉक ने मानव समानता पर विशेष बल देते हुए लिखा है, सब मनुष्य प्राकृतिक रूप में समानता की अवस्था में होते हैं। वह कहता है कि प्राकृतिक रूप से सब मनुष्यों की शक्ति, स्थिति और अधिकार समान होते हैं, अतः प्राकृतिक अवस्था में सभी लोग समान लाभ प्राप्त करते हैं और समान शक्तियों का प्रयोग करते हैं। मानव समानता से लॉक का तात्पर्य है कि चूंकि प्रत्येक व्यक्ति एक स्वतंत्र इकाई है, इसलिए नैतिक दृष्टि से दूसरे मनुष्यों के समान है। उसे केवल वही अधिकार प्राप्त हैं जो उसे मनुष्य के नाते प्राप्त होने चाहिए, ना कि वे अधिकार जो शक्ति, स्थिति या संपत्ति के कारण प्राप्त होते हैं। कांट के मानव स्वभाव। लॉक का मानव स्वभाव संबंधी विचार जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के विचारों के समान है। कांट का मानना है कि विवेकशील प्रकृति अपने आप में साध्य है, यानी मनुष्य अपने आप में साध्य है, वह किसी का साधन नहीं है। चूंकि मनुष्य इसी विवेकशील प्रकृति की श्रेणी में आता है, इसलिए मानव मात्र को सदैव एक साध्य मानकर चलना चाहिए, केवल साधन मानकर कभी नहीं चलना चाहिए। इस तरह राज्य के प्रत्येक सदस्य को स्वतंत्रकर्ता के रूप में मान्यता देनी चाहिए, उनमें किसी को दास बनाकर रखना अनुचित होगा। प्राकृतिक अवस्था का स्वरूप कैसा था? लॉक की प्राकृतिक अवस्था उसके मानव स्वभाव से संबंधित है। उसने हॉब्स की तरह यह माना है कि राज्य की उत्पत्ति के पूर्व मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था, जिसमें समाज था लेकिन राज्य नहीं था, अर्थात समाज का स्वरूप था लेकिन राजनीतिक संगठन नहीं। डनिंग के शब्दों में जिस प्राकृतिक अवस्था की लॉक द्वारा कल्पना की गई, वह प्राकृतिक सामाजिक के स्थान पर प्राकृतिक राजनीतिक अवस्था है। प्राकृतिक राजनीतिक अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि लॉक की प्राकृतिक अवस्था में समाज था, और जबकि हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में समाज, राज्य, सरकार कुछ भी नहीं था। लॉक का मनुष्य स्वभावतः अच्छा, शांतिप्रिय, परोपकारी, सामाजिक और विवेकी है, इसलिए प्राकृतिक अवस्था में उसका जीवन सुखमय और शांतिमय था। उसका जीवन, उसकी स्वतंत्रता और संपत्ति सुरक्षित थी। प्राकृतिक अवस्था समृद्ध, संपन्न और शांतिपूर्ण थी। प्राकृतिक अवस्था का सही चित्रण प्रस्तुत करते हुए लॉक कहता है कि प्राकृतिक विधान की सीमा में रहते हुए अपना कार्य करने की, अपनी संपत्ति और व्यक्तित्व की अपनी इच्छा अनुसार व्यवस्था करने की पूर्ण स्वतंत्रता ही मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था है। यह अवस्था समानता की है, इसमें प्रत्येक को सब अधिकार समान रूप से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक अवस्था स्वतंत्रता की अवस्था अवश्य है, तथापि वह उच्च कलंकता यानी स्वच्छंदता की अवस्था नहीं है। यद्यपि इस अवस्था में मनुष्य को अपनी संपत्ति या व्यक्तित्व की स्वेच्छापूर्ण व्यवस्था करने की अनियमित स्वतंत्रता है, तथापि उसे अपने को या अपने अधीन किसी जीव को नष्ट करने की स्वतंत्रता नहीं है। यदि अपने अधीनस्थ किसी जीव को नष्ट करने से उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति होती है, तभी उसे नष्ट किया जा सकता है। प्राकृतिक अवस्था में व्यवस्था के लिए प्राकृतिक विधान है जो सर्वमान्य है। विवेक तत्व का यह विधान है। समस्त जिज्ञासु मानव जाति को यह विधान शिक्षा देता है कि सब मनुष्य समान और स्वतंत्र हैं, अतः किसी को दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, संपत्ति का अनिष्ट नहीं करना चाहिए। लॉक कहता है, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की यात्रा, रक्षा और जीवन की इच्छा स्वतः नहीं त्यागता, उसी प्रकार उसे यथासंभव शेष मानव जाति के जीवन की रक्षा करने का प्रयास भी करना चाहिए। अपराधी को दंड देने के अतिरिक्त उसे किसी दूसरे का जीवन हरण करने का अधिकार नहीं है और ना उसे किसी के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति को हानि पहुंचाने का अधिकार है। लॉक की प्राकृतिक अवस्था के निम्न लक्षण हैं। स्वतंत्रता। प्राकृतिक अवस्था पूर्ण स्वतंत्रता की अवस्था है जिसमें मनुष्य प्राकृतिक नियमों की सीमाओं के अंदर जो कार्य करना चाहे कर सकता है। समानता। प्राकृतिक अवस्था में सब मनुष्यों में समानता है। किसी भी मनुष्य को दूसरे मनुष्य की तुलना में ना तो अधिक अधिकार प्राप्त है और न ही शक्ति। सभी मनुष्य जन्म से समान है, वे अपनी क्षमताओं में समान नहीं
हैं, लेकिन अधिकारों का उपयोग करने में समान है। प्राकृतिक कानून और अधिकार। लॉक की प्राकृतिक अवस्था स्वतंत्रता और समानता पर आधारित है, लेकिन इसका संचालन प्राकृतिक नियमों के अनुसार होता है जो विवेक पर आधारित हैं। इसके साथ ही प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा कि वह अपने दूसरों से अपने साथ चाहता है। वह अपनी स्वतंत्रता का उपयोग प्राकृतिक नियमों की सीमाओं के अंतर्गत ही करता था। प्राकृतिक अधिकार। लॉक का कथन है कि प्राकृतिक अवस्था का संचालन प्राकृतिक नियमों के अनुसार होता था और व्यक्तियों के इन नियमों के अनुसार ही प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। ये अधिकार 3 प्रकार के थे। जीवन का अधिकार। लॉक के अनुसार आत्मरक्षा मनुष्य की सबसे प्रबल इच्छा होती है और अपनी समस्त क्रियाओं को प्रेरित करने वाला आत्मरक्षा का यह गुण मुख्य तत्व भी होता है। अतएव आत्मरक्षा की प्राप्ति के लिए मनुष्य जिन विवेकपूर्ण कार्यों को करता है वे सब उसके विशेष अधिकार और प्राकृतिक नियमों के अनुसार उसे प्राप्त होते हैं। सेकंड, स्वतंत्रता का अधिकार। हॉब्स के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता था, लेकिन लॉक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य प्राकृतिक नियमों द्वारा स्थापित नैतिक व्यवस्था के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक सीमाओं में रहते हुए अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने का प्राकृतिक अधिकार है। लॉक के शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है। यदि किसी दूसरे पर इच्छा अनुसार अत्याचार कर सके तो स्वतंत्र कौन रह सकता है? अपने शरीर, कार्य, संपूर्ण संपत्ति की अपनी पर लागू विधानों की सीमाओं के अंदर अपने इच्छानुसार व्यवस्था करना और इस प्रकार दूसरे की स्वेच्छाचारिता के अधीन न होकर अपनी इच्छा का अनुसरण करना ही स्वतंत्रता है। संपत्ति का अधिकार। लॉक ने संपत्ति के अधिकार का वर्णन विस्तार पूर्वक किया है। संपत्ति से उसका तात्पर्य है प्राकृतिक अवस्था में जीवन निर्वाह के बाह्य साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व स्थापित करने से है। उसका कहना है कि प्रारंभ में सभी व्यक्तियों को प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं पर समान अधिकार प्राप्त था, अतः संपूर्ण संपत्ति सामूहिक थी। लेकिन जब कोई व्यक्ति इन प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को अपने श्रम से उपयोगी बना लेता है तब उस पर उसका व्यक्तिगत अधिकार स्थापित हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य के श्रम के माध्यम से व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण होता है। धन्यवाद।